अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। मेरे कप्तान को दोस्त ममालिक से मदद मांगने पर भीख मांगने का ताना देना नाइंसाफी है। मेरे कप्तान हमारे वजीर आजम हैं, हमें उनका एहतराम करना है। उन्हें बेकारी कहना उनके ओहदे की तौहीन है, पूरी कौम की तौहीन है, क्योंकि वो ये पैसे अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे। मेरे कप्तान ये पैसे पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। वजीर आजम के लिए ये जबान इस्तेमाल ना की जाए। वो मेरे कप्तान हैं, वो सबके कप्तान हैं। हम एक कौम है, बेकारी नहीं है। आप जब जाते हैं, कहीं बार जाते हैं, तो आप पैमाना, एक दौरे का पैमाना, आप जो है तराजू आप तोलते हैं, कितने पैसे मिले। यार कौमें सिर्फ पैसों के लिए बातचीत नहीं करती, कौमों का वकार होता है। वजीर खारजा दुरुस्त कहते हैं, हम बावकार कौम हैं। बैरूनी दौरों को सिर्फ इमदाद और पैसों की नजर से नहीं देखना चाहिए। बैरूनी दौरे इमदाद ही नहीं, सरमायाकारी भी लाते हैं। लेकिन यह जबान तसलसल है उस जबान का। हमारा प्राइम मिनिस्टर बेकारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, कर्जे ले रहा है। जब मैं डॉलर लेता हूं, डॉलरों की कमी हो जाती है। जब डॉलर की कमी होती है, मुझे भीख मांगनी पड़ती है। कर्जे लेके भी कभी कोई कौम बार बार कर्जे ले रही है, कभी भीख मांग रही है। ऐसे भी कभी कोई कौम बनी है। याद माजी अजाब है या रब। उस वक्त मेरे कप्तान गलत कहते थे, आज ऑपोजिशन गलत कहती है। वजीर आजम इमरान खान मेरे कप्तान हैं, वो सबके कप्तान हैं। आज वजीर इत्तलात फवाद चौधरी वजीर आजम के लिए एहतराम का मुतालबा करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं, उनका मुतालबा जायज है। सियासी इख्तलाफ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सबको वजीर आजम की इज्जत करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे कप्तान की माजी की कुछ यादें ताजा करें तो ये सब कुछ देखने और सुनने को मिलता है। तो नवाज शरीफ तुम बुज़दिल हो, तुम बुज़दिल तरीन आदमी हो। पार्लियामेंट जिसके अंदर मुजरिम बैठे हुए हैं, फिर मेरा कहना है कि इनको यहां से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़कर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे उधर और इकट्ठे जाना, बड़े बड़े ग्रुपों में जाना और इनकी ऐसे आप इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। याद है माजी अजाब है या रब। इस वक्त मेरे कप्तान गलत कहते थे, आज ऑपोजिशन गलत कहती है। वो सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड वजीर आजम है। वो मेरे कप्तान हैं, वो सबके कप्तान हैं। आज हुकूमत को गो इमरान गो के नारे बुरे लगते हैं। दिल करता है कानों पर हाथ रख लें, ऐसी जबानों को नोच लिया जाए जो ये नारा लगाए। ऐसे नारे लगाना हरगिज दुरुस्त नहीं। ऑपोजिशन को इसका ख्याल करना चाहिए, लेकिन क्या करें, याद माजी अजाब है या रब। एक ही नारा सुनोगे, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। उस वक्त मेरे कप्तान गलत कहते थे, आज ऑपोजिशन गलत है। लेकिन गलत को गलत से दुरुस्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऐसे जैसे खून को खून से नहीं धोया जा सकता। हमें जमहूरी रवैये बदलने की जरूरत है। आप हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ करें, आप हुकूमत के काम करने के तरीकों से इख्तलाफ करें, लेकिन एक दूसरे पर जाती हमलों से गुरेज करें। हमें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का एहतराम करना पड़ेगा ताकि इज्जत मांगने की नौबत ना आए। यह तभी मुमकिन है अगर हम आज से दूसरों की इज्जत करना शुरू करें। हमारी सियासत में इतनी मैच्योरिटी कब आएगी, मैच्योरिटी आएगी भी या नहीं, आज के शो में इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब और सीनियर तज्जियाकार जनाब अमार वसूद साहब। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आज इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब किया और बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ उन्होंने बातें की। उन्होंने सबसे पहली बात तो अपोजिशन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं आज इस क्राउड से बात करना चाहूँगा क्योंकि मुझे नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में अपोजिशन मुझे बात करने नहीं देती। हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से एक तासुर ये सामने आया है कि अपोजिशन के उस रवैये से वो काफ़ी हद तक अब तंग आ चुके हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आगे नहीं चल रही। जिस तरह पार्लियामेंट को काम करना चाहिए, अपोजिशन के नारेबाजी की वजह से ये काम नहीं हो रहा और आज वज़ीर आज़म ने भी इसका इजहार किया। साथ ही साथ कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट बातें की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बातें की हैं। आज मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको उसका भी तस्करा करूँगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आज वज़ीर आज़म ने कही है और उन्होंने कहा कि माजी के अंदर क्या वजूहात थी कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर ना चल सकी। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, सुनिएगा जरा। कहते तो हम जमहूरियत हैं, लेकिन क्यों हमारा मुल्क पीछे रह गया? जमहूरियत में जुल्फिकार अली भुट्टो को अयूब खान ने 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको वजीर बना दिया। वो फिर भी उन्होंने स्ट्रगल की। बाद में नवाज शरीफ को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने पकड़ के पहले वजीर आला बनाया, फिर IGI को बढ़ा के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने हैंड पिक करके उनको वजीर आजम बना दिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहबा, बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तज्जियाकार अमार मसूद साहब भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब के पास ही चलूँ क्योंकि हुकूमत का ये जरा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने है। डॉक्टर साहब, ये माजी के अंदर इतना कुछ बुरा होता रहा है, ये आज वज़ीर आज़म जिसका तस्करा कर रहे थे, अब हम उन चीजों से बाहर निकल आए हैं, अब जमहूरियत सही तरीके से चल रही है आपके ख्याल में? आपको पता है मंसूर, जब भी बात करता हूं तो न्यूट्रलिटी के ऊपर जाता हूं। एक तो चीज ये कि हमें माजी में जाना नहीं चाहिए। अच्छा। माजी जो है वो सबक सीखने के लिए होती है, मगर माजी रहने के लिए नहीं होती, और माजी बार बार रिपीटेशन के लिए भी नहीं होती है। और अगर माजी में जाते हैं तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त तक जितने भी सियासतदान हैं उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोल रहा है। और आज अगर उन चीज़ों को दोबारा हम रिपीटेशन आते रहें, वो उस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि खान साहब ने 5-6 महीने जो हमारी गवर्नमेंट ने जितनी मेहनत की है, हमें उस मेहनत की परफॉर्मेंस के हवाले से हमें आर्ग्यूमेंट्स देने चाहिए। अब हमें उन चीज़ों के ऊपर इतना नहीं जाना चाहिए, मगर अवाम जो है आज भी उन चीज़ों को सुनना चाहती है। तो जब पब्लिक पॉपुलर लीडर जो होता है, जब ऐसे इज्तिमा में होता है, तो उसको एक फेशियल एक्सप्रेशन जब लोगों का देखता है तो फिर उसकी दिल होती है कि मैं उस पर बात करूं। मगर कम से कम हम टॉक शोज के अंदर जो लोग सारे देखते हैं, उस वक्त मैं चाहूंगा कि हम पॉजिटिव वो डिस्कस चीजें करें कि इस मुल्क के अंदर होता पता है क्या है। मैं ये नहीं कहता कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो PTI भी माजी में यही चीजें करती थी। आज PTI की गवर्नमेंट है तो PMLN और पीपल्स पार्टी भी ये चीजें कर रही है। अब बात यह है कि आज अगर PTI को उस चीज की तकलीफ हो तो यह है कि भाई PMLN कर रही है। PMLN जो है उसको जब थी तो उसको डॉक्टर साहब मैं कट शॉर्ट मसला पता है कि मैं क्यों आपसे ये जिक्र कर रहा हूं, मुझे वजीर आजम की ये गुफ्तगू क्यों सुनानी पड़ी, उसकी वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी एक तकरीब में खड़े हुए थे और उनकी एक रिकॉर्डिंग सामने आई है। अब वो जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए हैं और जो बात की गई है और जिस तरफ इशारा किया गया है, वो बड़ा हैरान कुन है। मैं चाहूंगा, मैं इस वजह से आप जरा उसके ऊपर प्लीज कमेंट करें। मैं सुना दूं आपको, मैं सुना दूं शाह महमूद कुरैशी साहब नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये क्या बात कर रहे हैं। आप सुनिए, फिर मैं चाहूंगा आप कमेंट करें। सुनिएगा जरा। मुल्क के अंदर जेडे फैसला कुन ताकत है, उन्हां दा जेले मैं तासुरात सुनता तो एक तो दस देवां, उन्हां ज़हन बना गिदा है ते दिल ते लीका पा गिदा है। ना उन्हां को मंजूर है नवाज शरीफ ते ना उन्हां को कबूल है जरदारी। मैं उर्दू में आपके लिए एक दफा और अपने नाज़रीन के लिए इसका तर्जुमा कर दूं। उन्होंने कहा, फैसला कुन जो ताकतें हैं, मुझे उनसे ये तासुरात मिले हैं कि उनको ना आसिफ अली जरदारी कबूल है और ना नवाज शरीफ कबूल है। ये डॉक्टर साहब कौन सी फैसला कुन ताकतें हैं ये?
देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसा सीनियर बंदा, और इस तरीके से हम कभी अपने इंस्टीट्यूट को, कभी जुडिशरी को, जैसे जेआईटी की बात हुई तब भी हमने उन जेआईटी को इस तरीके से, हमारा कोई रोल नहीं था, मगर हमारी स्टेटमेंट ने उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया। और ऐसी अगर बात करना, मैं समझता हूं इंस्टीट्यूशन को जो है वो क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत चल रहा है, और पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत ही ये सारी चीजें हुई। अगर शाह महमूद कुरैशी अगर ये बात करेगा तो फिर तो उस्मा बुखारी लाजमी है इस चीज के ऊपर बात करेगी कि बाबा मैं तो पहले ही हम ये कहते थे कि हमारे साथ ये हो रहा है। तो मैं समझता हूं हम अपनी बातों से, अपनी जबान से अपोजिशन को जो ये मौका दे रहे हैं, हमें कम से कम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाना चाहिए। ऐसी जबान, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए ही प्रॉब्लम बने। हमें इस वक्त हमारे पास गवर्नमेंट है, ये पंजाब की गवर्नमेंट है, केपीके की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कम से कम हमें अवाम के इश्यूज के ऊपर, और मैं चाहूंगा अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा वक्त आना चाहिए कि अपोजिशन भी उन चीजों से निकले। ऑपोजिशन निकले। मैं उस्मा साहब से बात कर लूं, चाहे मादी में, इजाजत दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा, किस पॉलिटिकल लीडर ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या रोल किया है, मैं मानता हूं कि सारे गुनहगार हैं, मगर अब पाकिस्तान को एक स्मूथ और सही सिमत में पॉलिटिक्स चाहिए। उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, अपने एतराजात, अपनी माजी को सबको भुला के, अपने आपस में, अच्छा मुझे फिर जवाब देने देना, हमारे साथ ही रहिएगा के लिए सोचें। उस्मा बुखारी साहब, अब माजी को भुला के आगे चलने की जरूरत है। आप जमहूरियत का सफर उसका आगाज हो चुका है, माजी की बातों को भुलाएं, ये सिलेक्टेड इलेक्टेड की चीजों में से बाहर निकलें, पार्लियामेंट को लेके आगे चलें। बहुत शुक्रिया मंसूर, काश ऐसे हो सकता। देखिए, ये जो आपने फैसला कुन ताकतों का जो फैसला सुना है शाह महमूद कुरैशी साहब से, ये कोई और नहीं कह रहा, ये शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं जो वजीर खारजा है इस मुल्क के और जो वाइस चेयरमैन है पीटीआई के। अब ये जो दूसरों को ताना देते हैं ना कि वो ये था, वो था, अब जो कुछ खुद इनके मुंह से निकल रहा है, हमारे मंशूर के साथ खड़ी है फौज, हमारे पीछे खड़ी है फौज। जब आप इमरान खान साहब जब गए बहबूद आबादी का वो जो एक सेमिनार कराया था, उन्होंने कहा आपके फैसलों से नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। ये क्या है? वजीर आजम खुद कह रहा है, वजीर खारजा वाइस चेयरमैन पीटीआई कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा, मुराद सईद नहीं कह रहा, जिसकी बात को मैं इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन इसमें या फवाद चौधरी नहीं कह रहा। इसमें एक सवाल सिर्फ ये है कि कभी कभार आप लोग भी करते रहे हैं, कई पॉलिटिशियंस ये करते हैं, इदारे बीच में मुलविस नहीं होते, बिला वजह की बातों के साथ इदारों को मुलविस कर दिया जाता है। बिल्कुल आपने, अब मैं इसी पे आ रही हूं, क्या इसके ऊपर वजाहत मांगनी नहीं चाहिए शाह महमूद कुरैशी साहब से? जिन देखिए फैसला कुन इदारे जो ताकतें कहीं इस मुल्क के अंदर, सबको पता है फैसला कुन ताकतें अवाम भी तो हो सकती हैं। नहीं, उन्होंने फैसला कुन ताकत अवाम में खड़े थे ना, वो तो उन्होंने अवाम को वो किसी और का फैसला बता रहे थे। इसको जरा ये बड़ी आपने एक बाउंसर फेंका, लेकिन ये बना नहीं कप्तान की तरह। एक मिनट, नहीं मुझे एक मिनट पॉइंट पूरा करने दीजिए। देखिए, अगर राना मशहूद की एक बात के ऊपर वजाहत तलब करने की बात आ गई, आपको एक बात माननी पड़ेगी, मैंने डॉक्टर साहब से बेहतर जवाब दिया। हाँ दुरुस्त। मैं ये कहना चाहती हूं कि बिल्कुल ये जो खुद नुमाइंदे बने हुए हैं ना हर इदारे के, और उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, क्या हमारी अदालतों को और हमारी एस्टेब्लिशमेंट को क्या इनसे वजाहत तलब नहीं करनी चाहिए? ये वजीर खारजा का बयान है, बात की सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश कीजिए। और वजीर खारजा एक्चुअली एडमिट कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं कि इन दोनों को साइड पे करके लाडले को लाने के लिए, फिर अब सिलेक्टेड ना कहें तो क्या कहें? मैं इसमें एक और भी इसमें एक एंगल आ सकता है, बिकॉज मैं हर चीज को कवर करना चाह रहा हूं। इसकी वजह यह कि आई डोंट वांट कि कोई हमारे इदारों को बिला वजह कंट्रोवर्शियल बनाए। बैरिस्टर साहब, इसमें यह भी तो हकीकत है कि आज आपकी पार्टी से आसिफ अली जरदारी साहब को एक बहुत हैवी किस्म की जेआईटी का सामना है, उस रिपोर्ट का सामना है जिसमें 16 रेफरेंसेस की वो बात की जाती है। नवाज शरीफ साहब के हालात हम ऑलरेडी देख रहे हैं, वो भी जेल में, छोटा भाई भी जेल में, वो भी है। तो जाहिर बात है जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आपको किसी भी इदारे की जानिब से यही नजर आएगा कि भाई इधर तो कहानी मुक चुकी है, यहाँ पे सियासत अब खत्म हो चुकी है। तो इसमें क्या गलत बात है अगर इसमें फैक्चुअल बात की भी है उन्होंने? देखिए फैक्चुअल क्या बात है इसमें, अगर फैसला कुन ताकतें जैसे कहा है कि अगर अवाम है तो अवाम ने तो पॉपुलर वोट मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को ज्यादा दिए हैं इमरान खान से, दोनों के वोट हैं, टोटल करें पता चल जाएगा क्या हकीकत है। दूसरी बात यह है कि देखिए इदारों को कभी भी नहीं चाहते सियासतदान के उन्हें मुलव्वस किया जाए, लेकिन अगर इदारे खुद को मुलव्वस करेंगे तो फिर मामलात खराब होते हैं। देखिए हमने इदारे ने कौन से इदारे ने, जी मैं थोड़ा सा देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर इदारा अपना काम करे, कभी भी सियासी कुव्वतें नहीं चाहती। आप मुझे बताएं कि कभी किसी सियासतदान पे ये एतराज आया है कि उसने फलां इदारे के या किसी सियासतदान ने अदालत लगा ली है,
क्या आज से फैसले मैं करूंगा, सुओ मोटो मैं लूंगा? ठीक। देखिए, हर इदारे का एक अपना काम है और उसे अपने डोमेन के अंदर रह के करना है, और पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के तहत चलना है। देखिए, अगर आप किसी एक इदारे को मिलाइन करना चाहेंगे, देखिए इदारा ठीक है, सारे इदारे हैं, लेकिन आइनी इदारे तो 3 हैं और सबसे अहम इदारा पार्लिमान है। और ये जो खान साहब आज नैरेटिव बयान कर रहे थे, ये कोई खान साहब का नैरेटिव नहीं है, क्योंकि खान साहब की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये नैरेटिव अयूब से लेके जनरल मुशर्रफ तक का नैरेटिव है, जिसमें सियासतदान मतून ठहरते हैं, सियासतदान गलत है। उन्होंने क्या वजीर आजम ने कोई गलत फैक्चुअली गलत बात की है? नहीं। क्या वो भुट्टो साहब नहीं थे, अयूब खान साहब की काबीना के अंदर थे? नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग क्या ज़्यादा वो कहते हैं मंसूर साहब मुझे अगर एक फिक्र हुआ, लेकिन अब नहीं हो रहा। आधा सच बोलते हैं ना, ये नहीं बताते कि मैं पहली दफा एमएनए जनरल मुशर्रफ के दौर में बना हूं। ये भी बताते कि मेरे साथ 80% लोग जनरल मुशर्रफ की बात के आते हैं या कुछ बचे खुचे जनरल जिया के लोग हैं। ये भी बताते हैं कि मैंने सारी तरबियत जो ली है हमीद गुल से ली है। ये भी बताते हैं कि मेरा जलसा शुजा पाशा करवाता है। ये भी बताते हैं कि खुसरो बख्तियार का ज़मीर किसके कहने पे जागता है। अगर सबने किया है, लेकिन वो बात कर रहे हैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा एक नई बिगिनिंग की अब जरूरत है, एक नए सफर की अब जरूरत है। इस पे मंसूर भाई मैं भी कहता हूं, मजे नहीं लेते, आप दोनों ने मजे नहीं लिए हुए, आप दोनों ने, आपकी दोनों पार्टियों ने भी लिए। 6 महीने की कार्रवाई पार्लियामेंट की, अपोजिशन पार्टीज ने, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, हमने मिन्नतें की हैं कि खुदा के लिए देखें, अगर हम लोग, हमारी नीयत में खलास ना होता तो अगर हम पार्लियामेंट में ही ना आते, और ये हम लोग ना आते, ना असेंबली चलती, ना कोई वजीर आजम बनता, ना किसी का ख्वाब पूरा होता। देखिए, ये तो नेक नियति है। अब उसके बाद 90s के अंदर आप दोनों जमातें, 90s के इकोनॉमी का कह रही है, अपोजिशन कह रही है, वो नहीं करना चाहते के लिए हम कहते हैं, लेजिस्लेशन के लिए हम कहते हैं। देखिए, हमारी तरफ से कोई एक फवाद चौधरी, कोई एक फयाज चौहान, कोई एक शेख रशीद, कोई वाडा हमें दिखाएं तो सही। आप इनके लोग, आप इनके चेहरे और इनकी जुबानें देखें, और उसके बाद पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो या एमएमए हो, इनके चेहरे और इनकी जुबानें देखें, उससे आपको नीयत का भी पता चल जाएगा और प्लान का भी पता। मुझे ब्रेक लेनी है। अबार मसूद साहब एक सवाल रख के जा रहा हूं ब्रेक से पहले, और वो ये है कि आज इमरान खान साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है, इमरान खान साहब से ये कहा जा सकता है जनाब आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, लेकिन माजी के झरोकों से जो उठा के देखें तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जनाब आपको भी लॉन्च किया गया था, भुट्टो साहब को भी लॉन्च किया गया था, चलें अगर वज़ीर आज़म को भी अगर इस वक्त ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो कम से कम ये लोग कौन होते हैं उसके ऊपर तनकीद करने वाले? हम एंकर हजरात और हम सहाफ़ी तो चलें फिर भी तनकीद कर ले, ये किस तरह तनकीद कर सकते हैं? अमार मसूद साहब से इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म की आज एक स्टेटमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, साथ साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की भी एक स्टेटमेंट जो पहले मैंने आपको ब्रेक से पहले मैंने आपको सुनाई थी। अमार मसूद साहब, क्वेश्चन वही जो मैंने आपसे ब्रेक से पहले किया था कि हकीकत तो यही है, इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग किस तरह हुई, भुट्टो साहब की लॉन्चिंग किस तरह हुई, चले अगर आज ये अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब को मिली है बकौल ऑपोजिशन के, तो फिर उसमें क्या हर्ज है? जब ठीक है एक प्रोसेस से वो भी गुजरेंगे, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 90s में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, फिर कहीं जाके एंड में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। हो सकता है इमरान खान साहब को भी 10 साल से के बाद जाके वोट को इज्जत देने का ख्याल आ जाए। देखिए मंसूर, बात यह है कि अयूब खान के मार्शल के बाद अगर हमारे यहाँ सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतें आई भी हैं, तो इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि उन सारी हुकूमतों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ख़ास अमल दखल था। कोई भी शख्स यहाँ उनके अप्रूवल के बगैर नहीं आ सकता। इमरान खान साहब को ये बात कहना सचता नहीं है। होता ये रहा है कि माजी में सियासतदानों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और वो बेहतरी की जानिब बढ़े, लेकिन इमरान खान अभी उस प्रोसेस में है, अभी इन्होंने उतने मार नहीं खाई, लिहाजा इन्हें अभी समझ नहीं आएगी, कुछ अरसे के बाद ज़रूर आएगी। क्योंकि ये जो मिनिस्टर आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इसी तरह के मिनिस्टर हमने देखे हैं, बाद में ज़मानतें कराते फिरते हैं, जब इनकी फाइलें निकलेंगी तो बहुत ज़्यादा कोहराम मचेगा। हमें सीरियसली इस सूरत हाल में सलूशन की तरफ आना चाहिए, और ये बहुत आसान है कि हर जमात दूसरी जमात पे इल्ज़ाम लगा सकती है। हमारे साथ कथा कलामी की माजरत सवाल हुई कथा कलामी की माजरत एक सवाल, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सियासतदानों ने
अपनी गलतियों से सबक सीखा। सर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब से जुड़ी वो JIT की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे यही लगता है कि नहीं सबक सीखा। मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से उस JIT की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे यही लगता है कि सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा। मैं किस तरह मानूं जब आप जाके एक आम आवाम को जाके बताते हैं कि जनाब अब जमहूरियत बेहतर हो रही है, लेकिन वो जब जाके इनके करतूत देखती है, वो देखती है कि जनाब इनके ऊपर किस हद तक करप्शन के इल्जामात हैं। अरबों इतने ज्यादा हैं, अरबों की तादाद इतनी ज्यादा है कि एक इंसान अगर उसको लिखना शुरू करे तो उसके वो सिफर लिखना भूल जाएगा कि इसमें सिफर होते कितने हैं। तो सर, जमहूरियत के हवाले से इन सियासतदानों ने आखिर क्या सीखा? भाई, आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे JIT के कोई मेंबर लग रहे हैं इसमें। देखिए, सियासतदानों पर हमेशा से करप्शन का इल्ज़ाम लगता रहा है और इसलिए कि ये बहुत वल्नरेबल कम्युनिटी है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। अभी एक शो में बैठे हुए थे और एक साहब ने इतना लंबा किस्सा सुनाया कि नवाज शरीफ के 4 फ्लैट, नवाज शरीफ के 4 फ्लैट। आप मुझे ये बताइए, इस मुल्क को बने हुए 70 साल हो गए हैं, नवाज शरीफ के 4 फ्लैटों की वजह से इस मुल्क ने तरक्की नहीं की, या आसिफ जरदारी के स्विस अकाउंट की वजह से इसने तरक्की नहीं की। कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करना है और उसका तरीका मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, जो किसी ने मानना नहीं है, लेकिन हल सिर्फ यही है। पहली बात तो ये है कि अगर हमने आगे बढ़ना है, माजी की गलतियों को भुलाना है, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने दोनों तरफ से गलतियों को तस्लीम करना चाहिए, मिलिट्री की तरफ से भी, और यह भी मानना चाहिए कि सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं। लेकिन यह कमीशन बनना चाहिए पार्लियामान के जेरे इंतजाम, क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम तरीन इदारा है इस सारे सिस्टम में। अब जो मौजूदा पार्लियामान है उसके ऊपर लोगों को एतबार नहीं हो सकता, इसलिए कि ये एक मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में तख्लीक हुआ है। तो अगर हमने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ जाना है, माजी की गलतियों को भुलाना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप री इलेक्शन कराएं। लेकिन अमार साहब, इसमें प्रॉब्लम है ना, अमार साहब इसमें प्रॉब्लम देखें, अमार साहब इसमें प्रॉब्लम ये है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो आज अपने आप को विक्टिम कहते हैं, वो हारे हुए हैं। वो चले मुतनाज़ा इलेक्शन ही सही, वो हारे हुए हैं, उनकी सीटें आज कम हैं। इमरान खान साहब आज वजीर आजम हैं, आज गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। जो शख्स गद्दी के ऊपर बैठा होता है वो हार कहां मानता है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से पैनामा का जब केस चल रहा था, मीडिया ने चीखो पुकार करके रखी कि जनाब इस्तीफा दे दीजिए, तहकीकात हो लेने दें, क्लियर हो गए तो आके बैठ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हटूंगा यहां से, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं हिलूंगा यहां से जब तक अदालत ने आके फैसला नहीं दे दिया। आपने जिन इलेक्शंस की भी थोड़ी देर पहले बात की कि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं, आज किधर है मुस्लिम लीग नून, आज किधर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये बैठ के वजीर आजम को इलेक्टेड सिलेक्टेड के ताने तशने तो देते हैं, धांधली के हवाले से खामोशी है, कहीं पे कुछ नजर नहीं आता। किधर है वो सारी नारेबाजी, किधर है वो धूम धड़का? सिर्फ और सिर्फ हाय हाय की और गो इमरान गो के नारेबाजी हो रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो आप चाहते हैं ना मंसूर, जो आपकी बातों से लग रहा है कि आप उस तरह की अपोजिशन चाहते हैं कि जिस तरह की इमरान खान साहब ने की थी, जिसमें धरना हो, लॉन्ग मार्च हो और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाए, जहां पे सिविल नाफरमानी की कॉल दी जाए, जहां पे बिजली के बिल जलाए जाएं और लोगों को जलाओ घेराव पर आमादा किया जाए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी पार्टियों की तरफ से ऐसी कोई कैंपेन अभी तक नजर नहीं आ रही, जिसके एक लॉजिकल रीजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को एक्सटेंड करें। उनके हालात बहुत खराब हैं, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि जो नारे इन्होंने लगाए थे उसमें कितना सच है, कितना झूठ है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा कि अगर डॉक्टर साहब, एक मिनट नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जी प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि लोग बाहर निकलें, और ये सवाल है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, तो देखिए लोग जो है ना वो लीडर के साथ बाहर निकलते हैं। आप पार्टियों की क़यादत को, पूरी क़यादत को जेलों में कैद कर दें और फिर उन पर इल्जाम लगाएं कि लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो ये मुनासिब बात नहीं है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात है, चले मुझे कमीशन बनाएं, री इलेक्शन कराएं और फिर पार्लियामेंट के तहत ये सारी बहस कराएं, यही मसले का हल है। बाकी ये रोज की बहस है कि किसने कितनी गलती की। चलें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, आइए यहीं से शुरू करते हैं। कौन मानेगा?
आइए यहाँ पे कोई मानेगा? चले मैं और आपके सामने, ये आज 3 सियासतदान बैठे हैं हमारे सामने, डॉक्टर रमेश कुमार भी यहाँ पे, उस्मा बुखारी साहब भी यहाँ पे हैं और बैरिस्टर आमिर साहब भी यहाँ पे। कौन सच बोलेगा? आए गलती का आगाज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सच बोलता है। डॉक्टर साहब आइए, मैं आपसे आगाज करता हूं, मानेंगे क्या गलती कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कौन सी गलती की है उन्होंने डॉक्टर साहब? एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए सहूलत कर रहा हूं। मंसूर, ये सवाल आपका अनजस्टिफाइड है। किस तरह से? इसलिए कि आप फिर सियासतदानों को कॉर्नर करेंगे इस जगह। हमने जब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सर देखिए, एक पार्ट है। आप सिर्फ सियासतदानों से अमार साहब मुझे जवाब देता हूं। मैं डॉक्टर साहब पहले बोलने, फिर मैं बात करता हूं। डॉक्टर साहब जी। अच्छा, पहली चीज तो ये कि आमिर मसूद साहब को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी नहीं कहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 2002 से मैं भी गवर्नमेंट में हूं, ये सारी गवर्नमेंट देखता आ रहा हूं। जब भी इलेक्शन हुई है तो मुखालिफ पार्टी ने उस इलेक्शन को माना नहीं है, चाहे 2002 का टाइम हो तब पीपुल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया, 2008 का टाइम था नून ने इल्जाम लगाया, 2013 का टाइम था तो पीटीआई ने इल्जाम लगाया, 2018 का टाइम। तो ये करेज ही नहीं है हमारी पॉलिटिकल पार्टी में। तो आप आज का मैंडेट आपको तस्लीम आप नहीं करते हैं, 2018 वाला मैंडेट तस्लीम करते हैं 2000, तो ये बात गलत है, नंबर 1। नंबर 2, ये आज भी इमरान खान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। उनको पता है कि वो एक ईमानदार लीडर है। हाँ, आप उसकी कैपेसिटी, उसकी वीएन, हर मुख्तलिफ लीडर है, मुख्तलिफ लीडरों की वीएन के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं कि कौन सा लीडर है जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है। हर लीडर की हर बात अपनी जगह पे होती है। रही बात आपने रिकंसिलेशन, मैं समझता हूं हर चीज पहले एथिक्स से शुरू होती है। अगर आज एथिक्स सारे लीडरों में आ जाए, मैं समझता हूं मैं डॉक्टर साहब एक एथिकल सवाल करूं आपसे, पाकिस्तान को सही समित में डॉक्टर साहब एक एथिकल सवाल करूं आपसे, तो उसके अंदर ताली एक हाथ से नहीं बचती। डॉक्टर साहब सुने, एक एथिकल सवाल आपसे करता हूं। आप 2013 से लेके तकरीबन 2018 तक मुस्लिम लीग नून के अंदर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त धरना देती थी और कहती थी कि 2013 के जो इंतखाबात थे वो धांधलीशुदा थे। आज यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग करती है बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के, जो पहले मुस्लिम लीग नून में रह चुका है। आइए सबसे पहले इस बात का इकरार करें, सच बोलें कि मैं ये समझता हूं कि 2013 के इंतखाबात बिल्कुल सही थे, धांधलीशुदा नहीं थे, और उस वक्त इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था मुबैना धांधली के खिलाफ, वो गलत था। इससे बात का आगाज करते हैं उस्मा बुखारी साहब के बाद, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूं जी। देखें, पहली चीज तो ये कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे, क्योंकि मैं खुद वहां से थरपारकर में लड़ा हूं, ठीक है, हमने जो वहां पे थरपारकर में जो हमारी सीटें जो गई, जिस किस्म की धांधली थी भाई, इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो जब बार बार प्रोसेस से गुजरेगा तो सिस्टम दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। मगर जो इलेक्शन का प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक लीडर का काम यह है कि इलेक्शन हो गई, उस प्रोसेस को पार्लियामेंट में आने के बाद आप और अच्छे तरीके से रेक्टिफाई करें। मगर इलेक्शन होने के बाद अगर वहां पे उसी जगह पे रोना, डॉक्टर साहब मुझे सीधा सवाल का जवाब दें, हाँ या ना। सर हाँ या ना में मुझे जवाब दे, कौमी असेंबली की तकरीर नहीं मैंने सुननी, हाँ या ना में जवाब दे दे। 2013 के इंतखाबात धांधलीशुदा थे या नहीं थे? 2013 के इंतखाबात धांधलीशुदा थे या नहीं थे? मेरी बात सुने, मैं कहता हूं 2013 में पीटीआई का धरना भी गलत था, 2018 में पीएमएल-एन की भी ये ऑपोजिशन गलत है कि ये इलेक्शन धांधलीशुदा है, ये है। बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी समझता हूं और आज भी समझता हूं हमारे इलेक्शन के अंदर लूप होल है, उनको देखना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल अगर 2018 आ सकता है, इजाजत दीजिए, ब्रेक लेनी है, भी लेके आए। मुश्किल में डाल दिया उस्मा बुखारी साहबा को और बैरिस्टर आमिर साहब को मुश्किल में डाल दिया, इल्जामात से निकले, मुश्किल में डाल दिया। मैंने एक ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि 2013 के इंतखाबात को धांधलीशुदा नहीं कहना चाहिए। इमरान खान साहब ने अगर धरना दिया तो गलत दिया। आज अब बॉल मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर्ट में, इन्हें भी सिलेक्टेड वजीर आजम के नारे नहीं लगाने चाहिए, एहतराम करना चाहिए एक इलेक्टेड वजीर आजम का। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर रमेश कुमार ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि 2013 के इंतखाबात को बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के मैं नहीं समझता कि वो धांधलीशुदा थे, आगे चलने की जरूरत है। अब मौजूदा अपोजिशन को भी, हमारे वजीर आजम को वो इज्जत और एहतराम देने की जरूरत है जो वो डिजर्व करते हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, क्वेश्चन इज डायरेक्टली टू यू। अब आगे चलें, डेमोक्रेसी को आगे चलाएं। ठीक।
बिल्कुल आगे चलनी मेरी चाहिए। तरह बात लेकिन- करें, वो courage होना एक मिनट चाहिए। हो गया ना डॉक्टर साहब, हमारी भी बात जी, जी, करने दे। बोलिए। अब हुकूमत किसके पास है? हुकूमत पार्लियामेंट जाहिर है चलाना, पहले प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, इनको चलानी है। कुछ एक दो बातों का मैं जरूर, देखिए करप्शन हमेशा सियासतदान के साथ नत्थी की गई। देखिए ना, गद्दारी के कुफर के फतवे सिर्फ सियासतदान के लिए हैं। दुरानी साहब अपनी किताब में इंडिया में जाके जो कुछ मर्जी लिखे, उसके ऊपर मजाल है कोई बात करने के लिए तैयार हो या पूछे, या वो जो नहीं, वो कहां गई हुई ये बात? नहीं, वो कहां हुआ? हर उसके दफा बाद बहुत उसके talk बाद show अंडर द कार्पेट गई ना, नहीं, अंडर द नहीं कार्पेट गई, गई ना, कहीं नहीं नहीं, गई। वो क्या हुआ? जीएचक्यू के अंदर तहकीकात हो रही हैं, क्या उसके हुआ? अंदर वो तहकीकात एक साल से चल रही है, 1 साल से चल रही है ना, यही बात है। अब मुझे 5 साल आपकी कमेटी आपने क्या मुझे किया? 2-3 पॉइंट पूरे आपने करने किस इदारे की वहाँ पे एहतसाब किया? मुझे 2-3 पॉइंट पूरे करने दें। जो बात दुरानी साहब ने कही, उससे मिलती जुलती बात नवाज शरीफ साहब ने कही, उन पर गद्दारी का फतवा आ गया। अब एक निगरान वजीर आजम हमारे अभी पिछले दिनों जो थे, उनके असासे जब डिक्लेयर हुए, चूंकि जब वो निगरान वजीर आजम बने, उनकी मुल्क से बाहर बहुत सारी जायदाद थी। ठीक, किसी ने पूछा? कोई देखेगा, कोई पूछेगा? अगर करप्शन, ये वाकई जो 4 फ्लैट नवाज शरीफ के हैं उसकी वजह से मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, तो करप्शन के ऊपर तो कब से आप सजाएं दे रहे हैं कि मुल्क से करप्शन खत्म हो गई? इसका मतलब है सिर्फ सियासतदान को सजा देने से मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी। हमें करप्शन को अगर खत्म करना है, वो तमाम जगहों से खत्म करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तमाम जो हुकूमतें आने और जाने का प्रोसेस है, उसमें एक फरीक तो सियासतदान है, दूसरा फरीक कौन है? और क्या उस दूसरे फरीक ने कुछ सीखा? सियासतदानों ने तो सीख लिया, सियासतदानों ने मिसाके जमहूरियत भी कर लिया, नहीं सीखा ना, सियासतदानों ने माफिया भी मांगी। किधर सीखा? इतनी मोटी मोटी फाइलें निकलती हैं आप लोगों की करप्शन के हवाले से, बाकियों किधर तो क्या सीखा? बाकियों की भी निकलती है ना, बाकियों के अंडर द कार्पेट चली जाती है ना, ये तो मेरा सवाल है। पार्लियामेंट आपके पास थी उस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त इमरान खान साहब ने 2014 में जब धरना दिया हुआ था। पार्लियामेंट एहतसाब नहीं कर सकती बाकी इदारों का, हर एक का एहतसाब का अपना अपना तो मैकेनिज्म फिर है। कहे ना आप लोग इतने कमजोर हैं। नहीं, बिल्कुल फिर इदारों को किस बात का फिर बुरा भला कहते हैं? आप लोग कहें आप लोग इतने कमजोर हैं। लोग बिल्कुल कमजोर होते हैं, इस मुल्क में अजल से कमजोर हैं, पता नहीं कब तक कमजोर रहेंगे, पता नहीं मेरी जिंदगी में भी हो पाएगा। जब जीआईटी रिपोर्टें बनेंगी ना हीरो के ऊपर, हीरो को करके व्हाट्सएप के ऊपर, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा। ये जीआईटी पे बनाए ना, जीआईटी आप लोग भी बना लेते ना, ये जीआईटी करते हैं इदारों के एहतसाब। हम सियासतदान तो वल्नरेबल चीज है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाना और साबित करना ऐसे चुटकियों का काम है। बाकियों के ऊपर इल्जाम भी लगाए। स्टेट ने जब काम करना हो ना, स्टेट ने जब काम करना हो, स्टेट कर सकती है। स्टेट नहीं कर सकती, हकीकत ये, उसके पास है ही नहीं, ये क्या बात? अगर नहीं है तो फिर आपको सीट पर बैठने का भी राइट नहीं है। अगर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप लोग इदारों का एहतसाब ना कर सके। ये जो देखिए, एक मिनट, ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन की जो बात की है ना, यही बात है कि जो अपने अपने हमारे है ना, कि अपनों को हम बचा लेंगे, बाकियों पे उंगलियां उठाएंगे, ये रोक देना, ये खत्म करें। सबकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक कमीशन के अंडर हो, सबकी। बैरिस्टर साहब, हकीकत ये है कि आज कड़ा वक्त आप दोनों के ऊपर आया है। ये आज जब कड़ा वक्त दोनों पे आया है, आप दोनों मिलने के लिए भी तैयार हैं, दोनों एक दूसरे के से गर्मजोशी के साथ बगलगीर भी होते हैं, उठ के शहबाज शरीफ साहब के चेंबर में भी जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि हो एहतसाब रहा है दोनों का। पहले आपको यही नून लीग बुरी लगती थी, जब पैनामा का फैसला आया तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर एक दूसरे के मुंह में मिठाइयां बांट रहे थे। आज जब जरदारी साहब के हवाले से जीआईटी रिपोर्ट आती है तो आप लोगों को नून लीग प्यारी लगती है, इमरान खान साहब बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। मंसूर भाई, ना तो कड़ा वक्त पहली दफा आया है और ना सियासी जमातें पहले कभी इकट्ठी नहीं हुई हैं। दूसरी बात, हमने कभी भी मियां साहब के लिए मिठाई शिठाई ना तो बांटी है, ना हम अदालत पे गई है। मैं बिल्कुल आपको यकीन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने पीपल्स पार्टी ने नहीं बांटी थी, जिन्होंने ना करे, मैं निकाले। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, साथ बैठे इक्का दुक्का शेरी रहमान साहिबा खड़ी हुई थी, खुद बैठ के एक दो बंदे से नहीं करेंगे। बहरहाल हम आते हैं, आप पूछ लीजिए, हमसे गलतियां भी हुई होंगी, मैं नहीं कहता नहीं होती। इसीलिए हमने मिसाके जमहूरियत में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की थी। हमने आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे सदारत में आसमा जहांगीर साहिबा की क़यादत में उस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को बनाने के लिए दरखास्त की थी पीएमएलएन को कि हमें आगे बढ़ना है। देखें, हम लोग तो हो गए, ठीक है जी, जेआईटी की रिपोर्ट्स निकल आती हैं। अरे भाई, वो बड़ी रिपोर्ट्स हैं जिन्हें बार बार बनाया गया और जिन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और हम बाइज्जत बरी हुए, या मुल्क के अंदर कोई हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट बड़ी थी, या उसके बाद आने वाली कमीशन की रिपोर्ट बड़ी है, या पाकिस्तान को किस तरह आज ये आप दहशतगर्दी के जिस अफरीद के अंदर हैं, ये किसने हमें ये सिखाया था कि गर्म सवाल पहुंचना नहीं। मुझे आगे चलना है, सिर्फ आपसे कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। मुझे एतराज इस बात के ऊपर है, सियासतदान कहता है जनाब मैं बड़ा बेचारा हूं, लाचार हूं, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मेरा तो एहतसाब मत करो, सिर्फ मेरा ये
नहीं, आप मेरे एहतसाब भाई करें, मैं मेरे नहीं भाई कह जब रहा। आप दोनों जब आप दोनों आज इमरान खान वजारत उज़्मा की सीट पे बैठे ना, आप दोनों यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब जब वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर बैठे हुए थे, तो आप लोग करते एहतसाब इदारों का, किसी ने मना किया था क्या आपको? देखें ये है कि जिस मुल्क के अंदर देखें आप सबका एहतसाब करें, बिल्कुल हम नहीं कह रहे कि किसी का एहतसाब ना करें, इदारों को सबका ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आसिफ अली जरदारी 12 साल जेल में रह सकते हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब जेल में रह सकते हैं, तो फिर मुशर्रफ के लिए ये हॉस्पिटल के दरवाजे बगैर बीमारी के कैसे खुल जाते हैं? फिर हमारा ये सवाल होता है, हम ये नहीं कहते कि एहतसाब ना करें, हम ये कहते हैं कि एक तरफा एहतसाब खुदा के लिए ना करें। और दूसरी बात मुझे बड़ा जरूरी है कहना, मुशर्रफ के मुंजमद हुए अकाउंट्स के अंदर से पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि वो खुद मुंजमद हुआ होता है, अदालत ने उसे रोका होता है और वो निकल जाता है। ये कैसे निकलता है, किसके फैसलों से निकलता है, ये बताएं। और दूसरी बात देखें, हम लोग इल्जामात वो लगाएं, और अगर किसी के लीडर ने और अगर किसी एक मिनट मुशर्रफ साहब के पैसे निकल गए, ठीक है, किस तरह निकले कोई नहीं जानता, और आज यहां पे बैठ के उस्मा बुखारी साहब मुझे वादा करके जाएं कि अगर पीछे से किसी के लीडर ने पीछे से एक एनआरओ कर लिया और मुल्क से निकल गया बाहर, तब मेरे ख्याल से सियासी क़यादत ऐसी फैसला नहीं करेंगी। एनआरओ लेना होता तो बड़ा टाइम था, एनआरओ लेना होता तो बड़ा टाइम था। आज मुझे उस्मा बुखारी साहब कह रहे मैं नून लीग छोड़ दूंगी अगर इस तरह हुआ तो। मुझे एक कतन नहीं होगा, मैं कह रही हूं मैं छोड़ दूंगी, नहीं होगा, कतन नहीं होगा। कैसे हमारे पास चैनलों के पास के बारे में मुझे कहना है, चैनलों के पास पीपल्स पार्टी में बनाई है, किसी इदारे के साथ मुफाहमत में नहीं बनाई है। बहुत शुक्रिया पेश कुमार साहब, उस्मा बुखारी साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, उमर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हकीकत यह है कि जमहूरियत आगे चलती रहनी चाहिए, चाहे इस वक्त मौजूदा वजीर आज़म को आप सिलेक्टेड कहें या इलेक्टेड कहें। हकीकत यह है कि वो हमारे वजीर आज़म हैं, उनके हवाले से अलकाबात जो भी दिए जाएँ अपोजिशन की जानिब से, उसे तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। और ये बात सिर्फ अब की नहीं है, कल को अगर इनकी पार्टी की तरफ से कोई वजीर आज़म आते हैं तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि उसी तरह ही उनकी इज्जत करें। मेरे लिए अलबत्ता वो मेरे कप्तान ही रहेंगे। प्रोग्राम 2 पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।